हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम ईवीएल सीरीज़ का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये काफ़ी अवेटेड था, कई कमेंट्स भी आए मेरे पास। तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे ईवीएल के, वो हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है, फॉर्मेट ऑफ व्हीकल नंबर। तो हम व्हीकल नंबर जब एंटर करते हैं तो कई सारे एरर आते हैं हमारे पास ईवीएल के अंदर। तो उन सारे एरर का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट भी है ईवीएल का, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालनी होती है, किस मोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और व्हीकल कौन सा है, रेगुलर है या फिर ओवर डायमेंशनल या बहुत बड़ा व्हीकल है। ओवर डायमेंशनल कार्गो की भी डेफिनेशन दी है ईवीएल रूल्स के अंदर। और यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना होता है। तो व्हीकल नंबर की यहाँ पे आपको एक हेल्प बटन दिखाई देगा। अगर आपको व्हीकल नंबर डालने में कुछ एरर आ रहा है तो पहले आपको एक फॉर्मेट चेक करना होगा कि किस फॉर्मेट के अंदर जो है व्हीकल नंबर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हीकल नंबर के अंदर क्या होता है, कभी जैसे अगर पहला हम व्हीकल नंबर देखें का जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो AB 12 और 1234 है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि ये 12 की जगह हमारा सिर्फ एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, मान लीजिए 2 होता है। ठीक है, तो इस केस में जो ईवीएल का जो पोर्टल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो फॉर्मेट है इसको पूरा फिल करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आपका ओनली 2 है व्हीकल नंबर में तो आपको यहाँ पे 02 एंटर करना होगा। तो यहाँ पे AB 02 1234 अगर आप एंटर करेंगे तो ये व्हीकल नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि व्हीकल नंबर ही इनकरेक्ट होता है तो वहाँ पे एरर आता है आपका वाहन डाटाबेस के अंदर, ये आपका जो व्हीकल नंबर है वो नॉट फाउंड है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको कंसर्न्ड आरटीओ से कांटेक्ट करना होगा और जो भी वाहन डाटाबेस के अंदर जो भी आपका व्हीकल नंबर में करेक्शन है वो करेक्शन करा लेनी चाहिए। क्योंकि अभी जो ईवीएल जनरेशन है वो टेम्परेरी अलाउ किया जा रहा है अगर वो वाहन डाटाबेस में वो व्हीकल नंबर फाउंड नहीं होता है। तो फ्यूचर में आपका ईवीएल भी ब्लॉक किया जा सकता है अगर वो वाहन डाटाबेस में आपका व्हीकल नंबर मैच नहीं होता है तो। ठीक है, ये होगा यहाँ तक कि जो भी ये फॉर्मेट दिए गए हैं। तो ये डिफरेंट व्हीकल नंबर फॉर्मेट हैं। तो आपका जो भी व्हीकल नंबर है पहले इस फॉर्मेट में आप उसको फिट करके देख लीजिए कि ये जितना न्यूमेरिकल पार्ट है, ये अल्फ़ाबेट है और ये पूरे के पूरे फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर नहीं फिट हो रहे तो आप वहाँ पे जैसे 1 2 3 है, आपके केस में खाली 2 3 है तो आप 0 इंसर्ट करके उस फॉर्मेट को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो व्हीकल नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए अगर आप ईवीएल के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब जो आती है नीचे स्पेशल कैटेगरी आती है कि आपका कोई डिफेंस का कोई व्हीकल है, आर्मी या फिर सीआरपीएफ का कोई व्हीकल है, तो उसका जो व्हीकल नंबर स्टार्ट होता है वो DF से स्टार्ट होता है। तो उस केस में आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपका डिफेंस का व्हीकल नंबर है वो DF से स्टार्ट हो जाए। तो आगे आप कुछ भी डालोगे तो वो ईवीएल के पोर्टल पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है टेम्परेरी नंबर। टेम्परेरी आपका अगर आपने कोई नई गाड़ी परचेज़ की है तो उस केस में बहुत सारे टैक्स पेयर को दिक्कत आती है कि कैसे टेम्परेरी व्हीकल नंबर को डाला जाए। क्योंकि टेम्परेरी व्हीकल नंबर में कुछ भी हो सकता है, RM TRN कुछ भी करके जो है व्हीकल नंबर आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। क्योंकि जो शोरूम वाले होते हैं वो कुछ भी टेम्परेरी नंबर एक बार डाल देते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। तो जो भी टेम्परेरी नंबर है आपको उसके पहले जो है ना TM से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो कोई भी आपका व्हीकल नंबर होगा, चाहे किसी भी फॉर्मेट में व्हीकल नंबर हो, अगर आप उसमें TM ऐड कर देते हो तो आपका वो व्हीकल नंबर ईवीएल के पोर्टल पे एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए आपका व्हीकल नंबर है RX 132531। ठीक है, तो आप इसके आगे TM RX 132531 अगर आप टाइप करेंगे तो ईवीएल के अंदर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये जो दो सेपरेट जो यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं ये बेसिकली जो है दो नाइबर कंट्रीज़ हैं जिनकी हम रोड से ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर कोई भूटान और नेपाल का व्हीकल यहाँ पे इंडिया में आके अगर माल को लेके जा रहा है बाई रोड, तो उस केस में उनका जो व्हीकल नंबर है वो कैसे आपको एंटर करना है ईवीएल के अंदर। तो उन कंट्रीज़ का ईवीएल डालने से पहले आपको इंश्योर करना है कि अगर नेपाल का व्हीकल नंबर है तो अगर आप NP से स्टार्ट करेंगे तो व्हीकल नंबर का कोई भी फॉर्मेट होगा तो वो ईवीएल के पोर्टल पे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर भूटान का है तो BP आपको टाइप करना है। BP के बाद कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे XP XR
चाहे कुछ भी फॉर्मेट हो वो वहाँ पे ई बिल के पोर्टल पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है स्पेशल एक गाइडलाइंस भी दी गई है कि टेम्परेरी व्हीकल, आपने कोई नया व्हीकल नंबर व्हीकल आपने परचेज़ किया और उसके थ्रू आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहे हैं तो आपको TM पहले लिखना, फिर आपको व्हीकल नंबर लिखना है, जो भी टेम्परेरी व्हीकल नंबर है। तो ये था हमारा व्हीकल नंबर वाला पोर्शन, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ का हम ध्यान रखें तो ट्रांसपोर्टर नेम जो है, अगर हमारी खुद की गाड़ी है तो यहाँ पे आप सेल्फ भी लिख सकते हैं। अगर किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे उस ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा और उस ट्रांसपोर्टर की जो है ID आ जाएगी, जो भी उसने पैन नंबर बेस अपनी ID ले रखी है या फिर उसका खुद का GST नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9017747060। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फ्रीली कभी भी। सो आई विल बी देयर ऑन कॉल ऑल्सो। अब हो गया फॉर्मेट। अब आता है यूनिट क्वांटिटी कोड। यहाँ पे क्या होता है कि ई बिल के अंदर जब हम आइटम की डिटेल फर्निश करते हैं, हम जो भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड जो है वो यहाँ पे कई बार एरर शो करता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक हेल्प बटन दिया गया है। जो भी आपकी क्वांटिटी है, मान लीजिए पीसीज में आप जो है कोई आइटम आप सेल कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो PCS होगा। और अगर आप उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हेल्प बटन दिया गया। जैसे ही हेल्प बटन के ऊपर आप अपना माउस लेके आएंगे, सिस्टम का माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे जो है जैसे टेम्परेरी व्हीकल नंबर के अंदर ये टेबल खुलती है, वैसे ही एक टेबल यहाँ पे खुल जाएगी जहाँ पे आपके जहाँ पे जैसे किलोग्राम के आगे आपका KG लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी आपके जो भी आपके यूनिट ऑफ क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे ईजिली देख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट हमने अब कवर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है HSN रेड फील्ड मैंडेटरी है और HSC को मैंडेटरी नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये में देखेंगे कि यहाँ पे ओनली HSN लिखा गया है और उसको रेड मार्क किया गया है। ठीक है, तो रेड मार्क का मतलब है कि जो रेड मार्क की वाली डिटेल है वो ई बिल फर्निश करने के लिए, ई बिल जनरेट करने के लिए कंपलसरी है। और जो ग्रीन मार्क्ड हैं, जैसे आप देख सकते हैं GST जो ग्रीन मार्क्ड है वो सिर्फ GSTR1 की डिटेल को ऑटो फिल करने के लिए मैंडेटरी है। सिर्फ जो रेड में मार्क्ड है वही ई बिल जनरेट करने के लिए डिटेल यहाँ पे कंपलसरी है। सो यहाँ पे ओनली HSN इसलिए लिखा गया है कि जो ई बिल की रिक्वायरमेंट तभी आएगी जब आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, गुड्स की मूवमेंट आपकी इन्वॉल्व हो, चाहे वो सप्लाई हो या नहीं हो। अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, ओनली गुड्स की मूवमेंट हो रही है और उनकी वैल्यू जो है, उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है स्पेसिफाइड अमाउंट जो कि नॉर्मली जो है 50,000 होता है, उससे ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो उन गुड्स की मूवमेंट को यहाँ पे ई बिल के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, यहाँ पे सर्विस के लिए ई बिल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सर्विस के लिए जो आपका SAC कोड है वो यहाँ पे ई बिल के अंदर आ ही नहीं सकता क्योंकि सर्विस के लिए ई बिल रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब क्या होता है कि एक्सपोर्ट के अंदर जब हम डालते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर जब हमारा जो रिसीवर है उसकी डिटेल हम डालते हैं तो यहाँ पे तो URP आ जाएगा कि वो जो हमारा रिसीवर है वो आउटसाइड द कंट्री है, तो GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा उस कंट्री के यूनिट के लिए। और यहाँ पे जो आपको जो पिन कोड डालना होता है वो यहाँ पे 6 टाइम 9 टाइप करना होता है, जो कि अदर टेरिटरी के लिए ई बिल का फॉर्मेट है। यानी कि कोई आउटसाइड कंट्री में अगर आप माल भेज रहे हैं तो उसका जो आपको पिन कोड डालना है वो 6 टाइम 9 जो है पिन कोड यहाँ पे डालना होगा इस कॉलम के अंदर। तो आपका जो ऑटोमेटिक जो स्टेट है, अदर टेरिटरी या फिर अदर कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेता है। सो यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बिल जनरेट कर रहे हैं तो आपको पिन कोड का यहाँ पे ये स्पेशल कंसिडरेशन करना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगर आप डिटेल में कुछ पूछना चाह रहे तो आप कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वीडियो के पहले वाले पार्ट में।
अगर आपका यूआरपी बायर है, यानी कि अनलिस्टेड आप सेल कर रहे हैं लेकिन वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है, तो ये बिल जनरेट करना पड़ता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे यूआरपी लिखना होता है जहाँ पे जीएसटी नंबर है। तो अगर आप यूआरपी लिख देंगे तो ये बिल के अंदर यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं करता है। ठीक है, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए हैं 6 पॉइंट, बिल टू शिप टू और बिल टू डिस्पैच फ्रॉम और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा दिया गया है ट्रांजैक्शन टाइप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कोई अगर स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है तो इसके अंदर जो है पहला पॉइंट तो हमारा होता है रेगुलर। ठीक है, एक बार इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। रेगुलर होता है। सेकंड होता है हमारा बिल टू शिप टू, और सेकंड आता है हमारा बिल टू शिप टू एंड बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। ओके, अब आता है बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम। ठीक है, और फोर्थ आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। तो पहला केस जो हमारा है बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू का एक बार बेसिक समझ लेते हैं, कईयों को पता भी होगा लेकिन इसका डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। बिल टू शिप टू में क्या होता है कि यहाँ पे है ए सेलर है और यहाँ पे बी ओरिजिनल बायर है इसका ए का। अब बी ने क्या किया, बी ने इसको ए के पास ऑर्डर प्लेस किया कि मेरे को 100 यूनिट की कोई आपका माल परचेज करना है। ठीक है, तो बी को क्या करना था कि सी जो था वो एक ही स्टेट में ही है। सी ने बी को अप्रोच किया कि मेरे को वही 100 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, जो बी ऑलरेडी ए के पास ऑर्डर प्लेस कर चुका है। ठीक है, अब बी क्या करेगा, बी मान लो यहाँ पे जो बी की स्टेट है वो कोई डिफरेंट है, ए की स्टेट जो डिफरेंट है वो हमने माना ही हुआ है। ठीक है, अब सी जो है वो ए की स्टेट में ही फॉल कर रहा है। ठीक है, अब बी क्या चाह रहा है कि मैं अपने पास ट्रांसपोर्टेशन करके इसको मंगाऊँ और फिर मैं दोबारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करके सी को भेजूँ। ये जो फ्रेट की कॉस्ट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बी क्या करता है कि बिल ये ए जो है ए को बोलता है कि बिल तो मेरे को कर, बिल टू यहाँ पे बिल टू बी होगा और यहाँ पे ए को बोलेगा कि शिप टू कर दे सी को। ठीक है, यहाँ पे सी को शिप टू कर देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो बी जो है, बी जिसने ओरिजिनल ऑर्डर प्लेस किया है और बी जिसने ए को डायरेक्शन दी है कि तू सी को डायरेक्टली शिप कर दे, तो इस केस में जीएसटी लॉ के अंदर ये माना जाता है कि बी जो है डीम्ड रिसीवर है। डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गुड्स उसको मान लिया जाता है कि बी ने उस गुड्स को रिसीव कर लिया है, लेकिन जो कि अल्टीमेटली सी को डिलीवर हो चुकी है ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ए जो ये बिल जनरेट करेगा वो बिल टू करेगा बी को और शिप टू में जो जो डिटेल डालेगा वो सी को डालेगा। अगर ये बिल के फॉर्मेट को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ए बिलिंग का ए बिल जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे ए की डिटेल आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, बिल फ्रॉम ए, और यहाँ पे बिल टू जो है बी, और यहाँ पे शिप टू में जो डिटेल आएंगी वो यहाँ पे सी पार्टी की आएंगी जिसको ए जो है डायरेक्टली डिलीवर करेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से बिल टू शिप टू का जो है ये बिल हम जनरेट करेंगे। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में और जानना है तो 9017747060 पे आप इसको की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम। ये बेसिकली उस केस में यूज़ किया जाता है जब सप्लायर के पास
जो है, जो उसको सेल करना है वो उसके स्टॉक में नहीं होता है, और जो जो सप्लायर जो है जहाँ से उसको स्टॉक यहाँ पे ऑर्डर करना है डायरेक्टली वहाँ से जो है कस्टमर को डिस्पैच कर देता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सप्लायर है दिल्ली के अंदर, सप्लायर है दिल्ली के अंदर, ठीक है, वो सप्लायर जो है बिल फ्रॉम करेगा दिल्ली से। ठीक है, अब क्या है कि उसके पास यहाँ पे दिल्ली वाली यूनिट पे स्टॉक नहीं है, उस सप्लायर को भी कहीं से ये स्टॉक ऑर्डर करना है और यहाँ पे रिसीव करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ से मान लीजिए वो जहाँ से उसको ऑर्डर करना है और जहाँ पे भेजना है, अगर वो दोनों लोकेशन नियर बाई हैं तो उस केस में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। मान लीजिए ये दिल्ली वाले सप्लायर को वो जो माल भेजना था, कस्टमर जो बैठा है मुंबई में बैठा है कस्टमर, ठीक है, और इस दिल्ली वाले सप्लायर के पास स्टॉक नहीं है, और जो दिल्ली वाले सप्लायर का जो भी सप्लायर है जहाँ से इसको स्टॉक मंगाना है वो भी मुंबई के अंदर है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि अगर इसके पास ये स्टॉक मंगाता है तो मुंबई वाला जो सप्लायर है वो इसको स्टॉक देता है, और फिर ये दिल्ली वाला यहाँ से बिलिंग करके अपने मुंबई वाले कस्टमर को भेज देता है। ठीक है, लेकिन इस केस में सिचुएशन क्या हुई कि दिल्ली वाले सप्लायर के पास स्टॉक नहीं है और इसको मुंबई वाले अपने सप्लायर से स्टॉक मंगवाना है, फिर वो मुंबई वाले कस्टमर को यहाँ पे बेचेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो दिल्ली वाला जो सप्लायर है वो है बिल फ्रॉम करेगा, ये बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद बिल फ्रॉम डिटेल, तो ये अपनी ही उठ के आएगी इसकी। अगर अपने पोर्टल से ये बिल जनरेट करता है तो जो डिस्पैच फ्रॉम ऑप्शन है वो आपका फ्रीली अनेबल्ड हो जाएगा। उसके अंदर आप आउटसाइड जो स्टेट है उसका भी यहाँ पे पिन कोड एंटर कर पाएंगे अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। तो पिन कोड जो है दूसरी स्टेट का भी अगर आपको डालना है उसके अंदर, क्योंकि आप जो दिल्ली से बिलिंग करेंगे और डिस्पैच दिखाएंगे अपने जो सप्लायर मुंबई वाला है, और डिस्पैच फ्रॉम यहाँ से करके और शिप टू कर देंगे, सीधा शिप टू और बिल टू आपका जो मुंबई वाला कस्टमर है उसको कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना। अगर हम ये बिल के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पे आएगा बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ये हमने लिखा हुआ है बिल टू डिस्पैच फ्रॉम, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है ये एक्चुअली बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। तो यहाँ पे जो दिल्ली वाला जो सप्लायर है वो बिल फ्रॉम दिल्ली से करेगा और डिस्पैच फ्रॉम दिखाएगा यहाँ पे मुंबई से, डिस्पैच फ्रॉम मुंबई से कर देगा जो उसका सप्लायर है। और यहाँ पे पिन कोड जो है वो आपका मुंबई का भी अलाउ हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर रेगुलर की जगह बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम सेलेक्ट किया होगा। और जो होगा, ठीक है, यहाँ से डिस्पैच फ्रॉम हो जाएगा और बिल टू आपका जो मुंबई वाला है उसको हो जाएगा और शिप टू भी मुंबई वाले को हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 को एक बार समझ लेते हैं, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 के अंदर क्या होता है कि दिल्ली वाला जो सप्लायर था उसको माल बेचना था मुंबई वाले कस्टमर को। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सप्लायर है, ये सेकंड इसका कस्टमर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट सप्लायर है उसके पास दिल्ली वाले के पास स्टॉक नहीं था, तो ये क्या करना चाह रहा है कि जो इसका सप्लायर है वहाँ से डिस्पैच करना चाह रहा है। ठीक है, तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम कर लेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मुंबई वाला कस्टमर ये कह रहा है कि जो मेरे को तो बिल कर दो लेकिन शिप टू कर दो यहाँ पे कर्नाटका में। ठीक है, तो अब जो दिल्ली वाले सप्लायर को क्या करना है कि बिल फ्रॉम करना है। अब उसको बिल तो दिल्ली से करना है कि दिल्ली का जीएसटी नंबर है उसका दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है, तो बिल फ्रॉम दिल्ली से करना चाह रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट इज डिस्पैच फ्रॉम करना चाह रहा है जो उसका महाराष्ट्र वाला सप्लायर है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही इसका कोई सप्लायर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट आता है, जो थर्ड पार्ट जो पिछली सिचुएशन में भी सेम था, बिल टू को जो करना है महाराष्ट्र वाली को ही करना है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो उसका कस्टमर है उसको बिल टू करना है। अब फोर्थ सिचुएशन ये आती है कि बिल टू तो मुंबई वाले को करना है, लेकिन ये मुंबई वाला कस्टमर ये कह रहा है कि तुम इसको शिप टू कर दो कर्नाटका को, क्योंकि इसको कर्नाटका वाले कस्टमर को ये माल आगे भेजना था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है
कि बिल फ्रॉम भी यूज़ हो रहा है, डिस्पैच फ्रॉम भी यूज़ हो रहा है, और बिल टू शिप टू भी यूज़ हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर। तो इसमें ये बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या था, बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू भी यूज़ होगा इसमें, क्योंकि बिल टू हम महाराष्ट्र को करेंगे, कर्नाटका जो कर्नाटका में शिप करेंगे। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था कि डिस्पैच फ्रॉम, और डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से करेंगे, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ई विल का है एडवांस ऑप्शन आपको यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, यानी कि बिल टू शिप टू का भी आपको केस हो और आपको डिस्पैच भी अदर लोकेशन से करना हो अदर देन योर रजिस्टर्ड लोकेशन, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 ऑप्शन जो है ई विल के अंदर आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9017747060। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, मोस्टली जो सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं जो हमने एडवांस के अंदर रखे हुए थे। CKD SKD का मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जो डिफरेंट व्हीकल नंबर्स हैं उनके डिफरेंट डिलीवरी चलान बनेंगे बेस्ड ऑन देयर, जो भी आइटम उसके अंदर लोड हुआ है डिफरेंट व्हीकल के अंदर, तो उनका डिलीवरी चलान बनेगा, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो सभी व्हीकल के साथ लग जाएगी, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो सिर्फ लास्ट जो कंसाइनमेंट आपका यहाँ से डिस्पैच होगा उसके साथ ओरिजिनल कॉपी इनवाइस की लगती है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल इनवाइस है उसका यूएल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रिलीज चलान का यूएल की ज़रूरत होती है CKD और SKD के अंदर। और हमने ये डिस्कस किया था कि जॉब वर्क और रिपेयर के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है कि जॉब वर्क जो यूज़ होता है वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए होता है, जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कोई उनका जो आइटम है उसको कोई फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो उसको अगर बाहर भेजा जाता है तो वो जॉब वर्क के अंदर कवर्ड होता है। लेकिन कोई आपके अंदर मशीन कोई इंस्टॉल्ड है और वो उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो उसको अगर करेक्ट करने के लिए जो ऑलरेडी मशीन मैन्युफैक्चर्ड है, वो मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद मैन्युफैक्चरर ने सेल कर रखी है और उसके अंदर कोई भी रिपेयर वगैरह होता है तो उसको रिपेयर ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बाहर आ चुका है। और उसका जो रिपेयर जो होता है, रिपेयर का मतलब होता है कि जो भी आपकी मशीन है उसको दोबारा वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। तो उस केस में अगर कोई ऐसी प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं जिसको जो एग्जिस्टिंग जो आपका मशीन है उसको आप दोबारा उसकी वर्किंग कंडीशन में लाना चाह रहे हैं तो वो रिपेयर के अंदर फॉल होता है। और इनवर्ड आउटपुट का भी हमने देख लिया कि अगर आप कोई अगली पार्टी यूएल जनरेट नहीं कर पा रही हैं और आप एज ए रिसिपेंट ऑफ दैट गुड्स, जो मूवमेंट की गुड्स हो रही है उसका रिसिपेंट हो तो आप इनवर्ड का सिलेक्ट करके भी यूएल बना सकते हैं। और रेड और ग्रीन फील्ड का भी हमने देख लिया कि रेड जो फील्ड्स हैं वो यूएल जनरेट करने के लिए मैंडेटरी हैं और ग्रीन फील्ड जो हैं R1 में ऑटो फिल जो डिटेल अगर आपकी हो जाए तो उसके लिए मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, और SSC कोड एरर को हमने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। और इससे अलग आपकी कोई यूएल की क्वेरी है तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैंने एडवांस ऑप्शन से जितने वो डिस्कस करने की कोशिश की है। 9017747060, यू कैन कॉल मी फ्रीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।